गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी जैसे संतानें बनाता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं? Organisms reproduce to create new individuals of their own type। एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि वो अपनी तरह, अपनी स्पीशीज की तरह दूसरे नए इंडिविजुअल को बना सके। यहां पे ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी का मतलब होता है संतानें, बच्चे। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में होता है वो एक नए डीएनए का फॉर्मेशन करना होता है। हम जानते हैं हमारा शरीर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल से मिलकर बना होता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल हर स्पीशीज में फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होता है, यानी 23 पेयर्स होते हैं। जब रिप्रोडक्शन होना रहता है तो रिप्रोडक्शन के पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये फॉर्मेशन होता है उस दौरान जो डीएनए होता है 46 एक इंडिविजुअल में, मेल में और फीमेल में, तो जर्म सेल जो होती है उसमें उसका डिवीजन होता है। डिवीजन होगा और नई कॉपीज बनेगी। जो नई कॉपी बनेगी वो एक कॉपी ट्रांसफर हो जाती है नए इंडिविजुअल में स्पर्म के फॉर्म में या ओवम के फॉर्म में, और जो ओरिजिनल कॉपी रहती है वो उसी इंडिविजुअल में रहती है। इस तरह से डिवीजन होता है डीएनए में। डीएनए में डिवीजन होता है, नई कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। वो कॉपीज स्पर्म या ओवम के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में या नई संतान में चली जाती है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है जब रिप्रोडक्शन होता है और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे आप इस चीज को और बेहतर समझने लगोगे क्योंकि इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो बेसिक चीज क्या होती है? रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, जिसमें स्पर्म में हाफ कॉपी जो होती है डीएनए की चली जाती है और ओवम में हाफ कॉपी चली जाती है, यानी 46 23 हो जाता है। उसके बाद 23 फीमेल का 23 मेल का ये जब मिलता है तो 46 हो जाता है और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो ओरिजिनल कीप्स वन कॉपी इन द ओरिजिनल सेल एंड अदर कॉपी गोज टू न्यू इंडिविजुअल, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। जैसे एक सेल है, वो एक सेल खुद में डिवाइड हो गई, 2 सेल बन गई, राइट। अब उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि एक सेल सिंपली उसने डिवीजन कर दिया और 2 सेल बन गई। फिर अगली सेल 2 में डिवाइड हो गई, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, करेक्ट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आता है फिजन। फिजन मतलब बीच से डिवाइड हो जाना। इसका एग्जांपल है, बहुत से बैक्टीरिया में इस तरह से होता है और प्रोटोजोआ में होता है। अमीबा जैसे इर्रेगुलर शेप का होता है, आपने जरूर देखा होगा, लिस्ट से ये अमीबा है, सही है। अमीबा एक नया इंडिविजुअल बनाना चाहता है तो यहां पे ये जो न्यूक्लियस है कुछ ऐसे इलोंगेट करेगा, ये न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, राइट। उसके बाद ये 2 में टूट के इस तरह से बन जाएगा। पहले इलोंगेट करेगा, बीच में से पतला होता जाएगा, फिर टूट जाएगा। अब यहां पे 2 इंडिविजुअल बन गए, राइट। तो इसको बोलते हैं बच्चों फिजन। अब फिजन में ये जो न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ पार्ट रहता है, इसमें भी इसमें भी हो सकता है अनइक्वल डिवीजन हो, इसमें ज्यादा न्यूक्लियस चला जाए, इसमें कम, कुछ इस तरह से हो सकता है, राइट। लेकिन 2 में बढ़ गया इसलिए हम इसको बोलेंगे फिजन, ओके। लेशमानिया जो कि काला अजर, ये एक बुखार होता है जो कॉज करती है लिशमानिया। इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी माने 2 इक्वल पार्ट में एग्जैक्टली
लिशमानिया डिवाइड होता है कुछ इस तरह से बच्चों, यूं समझो ये है। अब इसमें इतनी सिमेट्री होती है कि ये अगर डिवाइड होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं होता, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, दो पार्ट में तो होगा, फिजन का मतलब दो में डिवाइड होना, बट लिस्बानिया में एग्जैक्टली दो, इसलिए इसको बाइनरी फिजन के नाम से हम जानते हैं। सही है। अब प्लाज्मोडियम होता है जिसको मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, यानी मलेरिया को एनोफिलीज मॉस्किटो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, राइट, और वो जिस चीज को लेके जाता है वो है प्लाज्मोडियम, इसलिए इसको मलेरिया पैरासाइट भी। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, जैसे ये वॉल है, अब यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड किया 1 से 2, फिर ये डिवाइड किया 2 से 4, फिर ये डिवाइड किया, इसी तरह ढेर सारा डिवीजन होता जाएगा और ढेर सारे यहाँ पे प्लाज्मोडियम छोटे छोटे बनते जाएगा और एक लेयर में ये कवर्ड होगा। सही है। तो ढेर सारे होंगे इसलिए इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो फिजन में एक सिंपल फिजन जिसमें सिंपली दो पार्ट में डिवाइड हो जाना होता है। बाइनरी फिजन में एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना है। मल्टी फिजन में एक न्यूक्लियस ढेर सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स भी यहां पर लिखे हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बडिंग ईस्ट में होती है, ईस्ट में बडिंग होती है कुछ इस तरह से, ये ऐसे बड निकलेगी और बड क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगी और दूसरे नए ईस्ट को जन्म दे देगी। हाइड्रा के केस में बच्चों जैसे ये हाइड्रा है, लेट्स से ये कुछ इस तरह से हाइड्रा, अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बना रहा हूं, इस तरह से हाइड्रा है। सही है। यहां से एक बड निकलेगी छोटी सी, फिर और बड़ी होगी, फिर थोड़ी सी और बड़ी होगी, फिर यहां से डिटैच हो जाएगी और ये जो डिटैच वाला पार्ट है ये जाके नए हाइड्रा को जन्म दे देगा। तो बडिंग के थ्रू होता है, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को बडिंग, राइट। प्रोड्यूस स्मॉल बर्ड्स एंड सेपरेट होके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद रखना, ईस्ट एग्जाम्पल है और हाइड्रा है। फ्रैगमेंटेशन में जैसे फिलामेंट होते हैं ऐसे लंबे लंबे से, राइट, ये फिलामेंट सिंपली टूट जाएगा और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। मैं जैसा बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, एक फिलामेंट है बढ़ता जा रहा है और 20 से डिवाइड हो गया मैच्योर होने पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं अगर उनको काट दो आप तो कटा हुआ पार्ट एक नए इंडिविजुअल को ही जन्म दे देगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा, प्लानेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाइड्रा भी एग्जांपल है। तो प्लानेरिया को हमने, लेस से ये प्लानेरिया है, राइट, अब प्लानेरिया को हमने यहां से कट कर दिया तो इसके दो पार्ट हो गए, ये अब ये एक नए प्लानेरिया को जन्म देगा और ये वाला पार्ट एक नए प्लानेरिया को जन्म दे देगा, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन, यानी बॉडी पार्ट से ही नए इंडिविजुअल का जन्म हो जाना। एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लानेरिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर दे, जैसे शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, जैस्मीन। आपने रोज को लिया, कलम लगाना समझते हो, उसको काटा, ले जाके कलम लगा दिया। नई नई वेराइटीज हमको वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मिलती है, राइट। लेयरिंग हम कर देते हैं, जैस्मीन में हम ले जाके जमीन के अंदर डाल को थोड़ा झुकाया, जमीन के अंदर सॉइल में उसको ढक दिया और उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। अब वहां पे जहां, जैसे मान लो ये डाल है इस तरह से, राइट, अब इसको हमने पकड़ा और जमीन के अंदर दबा दिया, इस तरह से दबा देंगे तो यहाँ पे जड़ें निकल जाएंगी। जब जड़ निकल गई तो यहाँ से कट कर दो, अब ये नए प्लांट का जन्म हो गया, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग, राइट। ग्राफ्टिंग में कलम लगाना होता है, जैसे ये एक पौधा है, दूसरे पौधे को लाया, कट के उसका तना लेके आए और यहाँ पे जोड़ के इसको ऐसे 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 कर दिया, चारों तरफ से लपेट दिया, तो एक नए पौधे का जन्म यहाँ पर हो जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड बहुत जगह यूज होता है। अलग अलग तरह की वेराइटी के आपको मैंगोज मिलते हैं, वो कैसे? ग्राफ्टिंग मेथड से, राइट। लीफ एक ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ब्रायोफिलम की पत्ती की जो नॉच होती है वहां से भी नए प्लांट्स का जन्म हो जाता है। तो प्लांट के
जो स्टेम होते हैं उससे भी नए प्लांट बन सकते हैं और जो उनकी लीफ होती है उससे भी नए प्लांट्स बन सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस, जैसे राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ये है ब्रेड मोल्ड का समवॉट सिमिलर स्ट्रक्चर। यहां पे ये टॉप पे जाके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल याद रखना यहां पे जरूर है, राइजोपस या इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने जरूरी है, एक मेल और दूसरा फीमेल। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो ये एवोल्यूशन के लिए बहुत ही सही होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, और ऐसे चेंजेस जो बहुत ही जरूरी है किसी एडवर्स कंडीशन में उस इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए। तो चेंजेस दो तरह से बच्चों होते हैं, एक वेरिएशन जो स्मॉल चेंजेस होते हैं, जैसे एक माँ बाप की दो अगर औलादें हैं, राइट, तो उनके फेस अलग अलग होते हैं, तो ये वेरिएशन है और इसी वेरिएशन की वजह से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। एवोल्यूशन क्या है, एक बड़ा चेंज, बिग चेंज हो जाए और एक नई स्पीशीज का ही फॉर्मेशन हो जाए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, तो उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक मेल का और एक फीमेल का होना जरूरी है। मेल का स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई होगा, यानी एक स्पर्म में या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। उसी तरह से फीमेल का एक्स होता है, जेनेटिक मेकअप एक्स होता है और इसका एक्स वाई होता है, तो फीमेल से तो सिर्फ एक्स ही आता है, राइट। अब अगर मान लो स्पर्म में एक्स है और इसके एक्स से फ्यूज कर गया तो गर्ल बन जाएगी, राइट। अगर इसके मेल इसके स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आता है तो वाई क्रोमोसोम एक्स से मिलेगा तो बॉय बन जाता है। इसका मतलब बॉय या गर्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है फादर, करेक्ट, क्योंकि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ फादर से आता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर होता है इसका मतलब उसमें ओनली मेल और फीमेल इन अ फ्लावर, एक फूल में सिर्फ मेल होगा या तो फीमेल होगा। उसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन। तो एक मेल पपाया होता है, एक फीमेल पपाया होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर या प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होता है, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड, सरसों। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक बार पॉलन ग्रेन बन गया तो पॉलन ग्रेन का उस मेल पार्ट से उठ के स्टिग्मा पे चले जाना किसी भी पॉलिनेटर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। एंथर स्टिग्मा अभी मैं बताऊंगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक फूल है उसी का एंथर उसी का स्टिग्मा, तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एक फूल है और दूसरा फूल है, एक फूल से दूसरे फूल पे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एंजियोस्पर्म ये सबसे एडवांस प्लांट है, जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट हो जाए, जिम्नोस्पर्म होता है, उसी तरह से एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं। एंजियोस्पर्म के एक फ्लावर को जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका यहाँ पर फिगर बना हुआ है। सबसे पहले रिसेप्टिकल आता है जिसपे फूल लगा है, उसके बाद बच्चों ये सेपल आता है। सेपल तब हेल्पफुल होता है जब फ्लावर छोटा होता है, बर्ड्स के फॉर्म में होता है, तो ये सेपल उसको ढके रहता है जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती रहती है। अगर ढेर सारी सेपल्स को हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी वर्ल्ड ऑफ सेपल्स हम बोलते हैं कैलिक्स। इसके बाद आता है पेटल्स, ये कलरफुल होता है और ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है। कलरफुल रहेगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, जिससे पॉलिनेशन होता है। ढेर सारे पेटल्स यानी उसकी वर्ल्ड, उसका ऐसे घुमावदार वर्ल्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं कोरोला। तो पेटल्स की वर्ल्ड बनती है तो हम उसको बोलते हैं कोरोला, ठीक है। उसके बाद
ये मेल पार्ट है जिसमें ये धागे के जैसे जो है वो फिलामेंट है, और जो सॉलन पार्ट है उसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। एंथर के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल ये एंथर जो सॉलन पार्ट है यहीं पर प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन बन जाता है। ये है बच्चों पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा ऊपर वाला ये स्टिकी होता है, स्टाइल ये सिलिंड्रिकल पार्ट, और ये सॉलन पार्ट जो है इसको हम ओवरी बोलते हैं। अगर हम एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका है, इसका मतलब पॉलिनेशन हो चुका है, और ये जो यहाँ से पतली सी सिलिंड्रिकल ट्यूब निकल रही है इसको बच्चे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, अगर ओवरी को यहां पे थोड़ा इलाज करके हम देखें तो ओवरी के अंदर होता ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहां पे 3 सेल होती हैं, यहां पे 1 सेल होती है लेकिन 2 न्यूक्लियस होता है, और यहां पे 3 सेल होती हैं। तो 3 2 5 3 8 यहां पर न्यूक्लियस होता है, इसलिए 8 न्यूक्लिएटेड इसको बोलते हैं और 7 सेल्ड बोलते हैं। अब ये कहां से आता है? ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा आता है जो क्लास 12 में आप पढ़ोगे, तो यहां के लिए इतना ही समझ लो सफिशिएंट। बीच में ये एग सेल होती है जिसको फीमेल जर्म सेल बोलते हैं। अब यहां से पॉलन ट्यूब से होते होते पॉलन ग्रेन यहां पे चलता है, तो रास्ते में जो न्यूक्लियस होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले से डिवाइड रहता है, एक जर्म सेल एक वेजिटेटिव सेल। तो यहां पे ये सेल जर्म सेल यहां पे आएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक आके इस एग से फ्यूज हो जाता है, एक इससे फ्यूज हो जाता है। ये बच्चों इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो एक फ्यूजन यहां पे होता है और एक जो इसमें से एक आता है 2 में डिवाइड हो जाता है। तो एक यहां फ्यूज होता है और एक यहां फ्यूज होता है, 2 जगह फ्यूजन होता है। अगर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एट 2 प्लेसेस होता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। कहां पे? एक एग सेल में फ्यूजन होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई में। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एट 2 प्लेसेस, एक एग सेल में और एक पोलर न्यूक्लियाई में इस केस में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूजन क्या है? फ्यूजन ऑफ एग एंड पॉलन इज कॉल्ड सेनगैमी। इसका पॉलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस जो यहां एग से फ्यूज करता है उसको हम फ्यूजन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सेनगैमी, और एक फ्यूजन यहां पे होता है। तो जो ये 2 न्यूक्लियस है इसके साथ एक न्यूक्लियस और मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। सही है। जाइगोट क्या है? जब एग और पॉलन ग्रेन मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो पहली सेल जो बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। एक बार जाइगोट बन गया तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस होने के बाद जो ओवरी होगी, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो ओव्यूल होगा उससे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आम तो आपने खाया होगा, आम के अंदर एक गुठली होती है बीच में, ये क्या है? ये ओव्यूल है, राइट। ओव्यूल से ये सीड का फॉर्मेशन हो गया, और ये बाहर जो कि जिस पार्ट को हम खाते हैं ये ओवरी है। ओवरी से क्या बन गया? फ्रूट बन गया। तो ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सही है। अब एक सीड को देखें, चना जो होता है उसको देखें, उसमें अगर चने को अगर हम 2-3 दिन तक भिगो के रख देते हैं तो उसमें ऐसे 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं। ऊपर की तरफ भागता है जिसको प्लेम्यूल बोलते हैं। प्लेम्यूल से शूट बनता है, ऊपर का पार्ट जो जड़ के ऊपर जो एरियल पार्ट है, जो हवा में पार्ट होता है, उससे तना फूल ये सब सारे प्लेम्यूल से शूट बनता है। जो नीचे जाता है उसको रेडिकल बोलते हैं, उससे रूट बनता है। चना एक डाइकोटिलिडन है। डाइकोटिलिडन्स प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर तुम तोड़ोगे 2 हिस्सों में, जैसे चने को तोड़ो तो 2 पार्ट उसके हो जाते हैं, राइट ना। मटर को तोड़ो 2 पार्ट, तो ये डाइकोटिलिडन है। जैसे राइस है, राइस को तोड़ोगे तो 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, तो वो मोनोकोटिलिडन प्लांट होते हैं। ठीक है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, साथ ही साथ इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो भी आपको समझना जरूरी है।
अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। ये बच्चों है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो होता है ओवरी। ये ध्यान में रखना। टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है। टेस्टिस से एक नली ऊपर की तरफ जाती है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। इसको बोलते हैं बच्चों वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में इस वास डिफरेंस को लाइगेट कर दिया जाता है, राइट, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं। तो इसी नली को बांध दिया जाता है या लाइगेट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। इस वास डिफरेंस से वैसेक्टोमी वर्ड आया, ठीक। यहां टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी टेस्टिस के अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे आवाज़ मोटी हो जाना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के पीरियड में। प्यूबर्टी की एज ऐसी होती है, एडोलिसेंस की एज जानते हो, जिसमें डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल ऑर्गन का। ये एज होती है जनरली 13 से 19 तक, राइट। तो इस एडोलिसेंस की जो एज होती है उस टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो उसमें ये चेंजेस होते हैं। तो यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म उसके बाद यहाँ इस नली से होता हुआ एब्डोमेन में जाता है। इस नली को बोलते हैं वास डिफरेंस, और यहाँ से इस तरह से आके ये नली मुड़ती है। ये है यूरेटर और ये है यूरिनरी ब्लैडर। यानी यूरेटर आ रहा किडनी से यूरिन लेके, और इस यूरिनरी ब्लैडर में वो आके यूरिन इकट्ठा होती है। यहाँ से ये नली ऐसे घूमती है, और इस वाली नली यूरिनरी ब्लैडर की जो नली है उससे मिलने से पहले ये सेमाइनल वेसाइकल से मिलती है, जिसमें लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आके इस स्पर्म से मिल जाता है। अब एक कॉमन डक्ट हो गई जहां से यूरिन भी गुजरेगी और सीमेन भी गुजरेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी लिक्विड निकलता है जो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। तो स्पर्म प्लस ये लिक्विड जो है ये मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सीमेन। अब सीमेन इसी कॉमन पासेज से गुजरेगा। कॉमन पासेज क्यों? क्योंकि इसी से यूरिन भी इस रास्ते से मेल में गुजरती है और सीमेन भी। तो इसलिए इस नली को अब हम बोलने लगते हैं यूरिनो यानी यूरिन, जेनाइटल यानी जेनेटिक मटेरियल, दोनों एक ही से, तो इसको बोलेंगे यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी हम बोलते हैं। ये अंदर पेनिस के पार्ट को लुब्रिकेट करके रखता है। ये जो नली है इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं या यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ये पेनिस से होकर यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग से टाइम टू टाइम सीमेन निकल सकता है, या यूरिन अगर निकलना होगा तो इसी रास्ते से निकलता है। ये जो टॉप पोर्शन होता है पेनिस को, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अब बच्चों ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, समझ गया। टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, यहाँ पे स्पर्म बनता है। स्पर्म इस नली वास डिफरेंस से होते 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 यहाँ पे आता है, और जहाँ से यूरिन का रास्ता उसी रास्ते में मिल जाता है, तो इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे सेमाइनल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में देखो, मेल में भी 2 टेस्टिस होती हैं और फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। तो प्राइमरी सेक्स एक इधर है एक इधर, एक मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया। ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। एग जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है उस टाइम पे ही उसके अंदर, माँ के यूटेरस के अंदर ही
उसमें एग बन चुके होते हैं और लगभग ये 80,000 होते हैं प्यूबर्टी के एज तक आते हुए, और हर मंथ में एक एग मैच्योर होता है और या इस ओवरी से आएगा या इस ओवरी से, राइट, और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एग इसमें आता है, ये इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अगर स्टेरिलाइजेशन की या नसबंदी की प्रोसेस फीमेल में की जाती है तो इस ट्यूब को लाइगेट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, सही है। अब यहां से ये जो एग है होते होते यहां पे आता है। बच्चों ये होता है यूटेरस, ये पार्ट है यूटेरस का, जहां पे प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ के रहता है। ये है सर्विस का पार्ट और ये वेजाइना का ओपनिंग है, ये वेजाइना का ओपनिंग है, वेजाइना का रास्ता है, करेक्ट। बच्चे की डिलीवरी यहां से होती है। अब समझते हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिस के द्वारा सीमेन की एंट्री होती है इस वेजाइनल ओपनिंग से, और यहाँ से होते 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 ये जो स्पर्म के अंदर सीमेन के अंदर स्पर्म होता है वो यहाँ पर होते हुए यहाँ पे एग के साथ मिलता है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है, जहाँ पे एग के साथ आके स्पर्म मिल जाता है, सही है। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। ओवरी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एग्स, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, यानी मैच्योरिटी के एज में लगभग 13, प्यूबर्टी के एज में इतनी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या, एवरी मंथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो ये ब्लड, थिक ब्लड, म्यूकस ब्लड है, ये जो है टूट के बाहर वेजाइनल पोर से निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर किसी का अलग हो सकता है, 28 से 35 डेज तक हो सकती है, तो फीमेल टू फीमेल ये डिफर करता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो ब्लड एंड म्यूकस कम्स आउट इफ एग इज नॉट फर्टिल, अगर एग फर्टिलाइज होगा तो एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। अगर एग फर्टिलाइज हो गया, नहीं हुआ तो ये टूट के गिरने लगती है, उसी को एमसी बोलते हैं। पहली सेल जब यहाँ पे एग आई, स्पर्म फ्यूज किया, तो पहली सेल को जाइगोट बोलते हैं, फिर उसमें डिवीजन होता है तो हम उसको एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। 9 मंथ में मैच्योरिटी आ जाती है तो जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, वो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे यूटेरस की वॉल में होती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा जो है डिलीवर हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुई मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे स्पर्म के अंदर जैसे शुरू में बताया था, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आएंगे, स्पर्म की तरफ से 23 क्रोमोसोम ओवम की तरफ आएंगे, ये दोनों जाके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 23, 23, 46, यानी एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। XX फीमेल का, XY मेल का। और मैंने बताया कि मेल चाइल्ड होता है या फीमेल चाइल्ड होता है, इसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसमें XY होता है, फीमेल में सिर्फ XX ही होता है। तो ये हमने मेल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive healthy individuals are those who are mentally, socially, behaviorally and physically fit। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर किसी की अच्छी है तो उसका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, वो सोशली फिट होना चाहिए, राइट, और उसका बिहेवियर सही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड थिंग्स, और फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो सेक्स करने से फैलती है, तो इसलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। टच करने से, किस करने से डिजीज नहीं फैलती, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से डिजीज फैलती है। इसमें बैक्टीरिया के थ्रू जो फैलेगी उस डिजीज का नाम है गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ये NCERT बेस्ड चीजें यहाँ लिखी हैं तो हर चीज इंपॉर्टेंट है।
वायरस से वायरस और HIV एड्स फैलता है। अब समझते हैं कि HIV एड्स क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बच्चों जहाँ पे सिंड्रोम आता है, सिंड्रोम आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कई डिजीज है। अभी कई डिजीज कैसे होती है? जब HIV वायरस अटैक करता है किसी के ऊपर, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, या कभी कभी मान लो किसी रेजर से आपने शेविंग करी और उसी रेजर को, उसी ब्लेड को किसी दूसरे ने यूज़ किया जिसको एड्स हुआ है, तो ब्लड स्ट्रीम में अगर वायरस आ गया तो भी एड्स हो सकता है। टच करने से, किस करने से इससे एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स के बारे में बता रहा था कि एड्स अगर किसी पर्सन को होता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो कि रोग से लड़ने की क्षमता रखता है, उसको वीक कर देता है। जब एक बार इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया तो कोई सा भी रोग होता है तो हमको, हमारे शरीर पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इससे बहुत सारे रोग हमको एक साथ हो जाते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया। जैसे HIV पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वायरस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने अभी उसको एड्स डिक्लेयर नहीं किया है। जब डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं और बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको एड्स बोलते हैं। प्रिकॉशन क्या हो सकता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो कॉन्डोम यूज करें। लॉयल टू देयर पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के प्रति वफादार रहें। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स है और सेक्स से रिलेटेड है, वो उससे बचा जा सकता है। फैमिली प्लानिंग, जैसे हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आबादी पे कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर शेल्टर मिले, सारी चीज़ें प्रॉपर हो। तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। अब फैमिली प्लानिंग का मेथड कई होता है बच्चों, आप क्लास 12 में पढ़ोगे। जैसे नेचुरल मेथड है और लैक्टेशनल एमेनेरिया है, सेफ पीरियड है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम अवेयर हैं तो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हम करेंगे तो कोई प्रेगनेंसी ऑकर नहीं करती है। तो बैरियर मेथड एक यहाँ पे जो आपकी बुक में, बैरियर मेथड मतलब रोक देना। इसमें कॉन्डोम हो सकता है, कॉन्डोम मेल कॉन्डोम भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है। यूज़ करने से सीमेन की एंट्री अंदर वेजाइनल पोर के थ्रू यूटेरस में होगी ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी ऑकर नहीं करेंगे। कॉपर टी शेप का होता है, ये यूटेरस के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और स्पेशली तब यूज़ किया जाता है जब दो बच्चों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रखना, जैसे 5 साल का या समथिंग। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कॉपर टी यूज़ करने पे इरिटेशन होने लगती है, राइट। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन का मेथड। स्टेरिलाइजेशन का मेथड का मतलब होता है नसबंदी। अभी मैं बता रहा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें मैंने बात की थी वैसेक्टॉमी है ना, वास्ट डिफरेंस को लाइगेट कर देना। ट्यूबेक्टॉमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर देना, बांध देना, तो जिससे स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है जैसे सहेली, मालाडी, इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी प्रेगनेंसी ऑकर नहीं करती। अमाइनोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें यूटेरस के अंदर से लिक्विड निकाला जाता है। उस लिक्विड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं बच्चे का सेक्स क्या है। डिलीवरी के पहले ही बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन अभी ये इंडिया में बैन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने अमाइनोसिंथेसिस की प्रोसेस की कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई हुई कि जिससे माँ को या बच्चे को खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में अमाइनोसिंथेसिस कराई जा सकती है। तो बच्चों ये हुआ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।